वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना शाम 8 बजे मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं और इसमें चर्चा चलती है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है थ्योरी क्लास के माध्यम से आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और अपने शब्दों में आपको पूरा का पूरा संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ाना। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो पार्लियामेंट था और अभी भी पार्लियामेंट ही चल रहा है और संसद में हम लोग पढ़ रहे हैं संसदीय शब्द। आज हम लोग जो कल पार्लियामेंट्री टर्म्स पढ़े थे उनके बारे में, जिनके बारे में कल हम पढ़ चुके थे, उनके अलावा जो बचे हुए पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं उनके बारे में और कुछ मोशंस, प्रस्ताव इत्यादि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग समझेंगे कि आखिर व्हाट इज मेजोरिटी, बहुमत कौन कौन से होते हैं और किन बहुमत का इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है, इसके बारे में भी आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो मेरे भाई, सबसे पहले कल हम लोगों ने ढेर सारी टर्मिनोलॉजी देखी थी। क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, सेशन क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है। ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में बताई थी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं करी है वो लोग जाके क्लास कर लें, चीज़ें क्या हो जाएंगी समझ में आ जाएंगे। एक बात उसमें छूट गई थी कल, लेमडक सेशन। लेमडक सेशन का मतलब ये होता है कि अभी जो पर्टिकुलर सेशन चल रहा है, जैसे लोकसभा का अभी जो सत्र चल रहा है, इसका जो अंतिम सत्र होता है उसी को हम लेमडक सेशन कहते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि अभी जो लोकसभा के मेंबर हैं वो नई लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं। जैसे मान लो कि अभी इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है, लोकसभा के मेंबर हैं, 543 सीट पर इलेक्शन हुआ है, तो जो सदस्य अभी लोकसभा में हैं, अगली जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या जरूरी है वो जीत के आए? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो जीत के आए। तो ऐसे सदस्य जो पुरानी लोकसभा के तो मेंबर हैं लेकिन नई लोकसभा के लिए जीत के नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें हम लेमडक मेंबर कहते हैं, यानी उन्हें हम लेमडक सदस्य कहते हैं। ठीक है, और उनके साथ का जो अंतिम सत्र होता है उसी को लेमडक सत्र कहते हैं। यानी वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सेशन है, लास्ट सेशन ऑफ करंट लोकसभा, इसे लेमडक सेशन के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए, यानी वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के लिए चुने नहीं गए हैं, उन्हें लेमडक मेंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बहुमत के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे भारत देश में जो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी यानी बहुमत के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक होता है साधारण बहुमत, जिसे आप सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट बहुमत, जिसे आप पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। और एक आपका होता है इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत। और एक आपका स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत। आप देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी के ढेर सारे टाइप होते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी के जनरली 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत, सारा का सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साधारण बहुमत पर। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि भाई प्रेजेंट बाई 2+1, यानी जो लोग उपस्थित हैं उनका आधे से एक अधिक, बस शर्त ये है कि उपस्थित वाले जो सदस्य हैं वो मतदान भी करें। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ ये है मेरे भाइयों कि उपस्थित और मतदान करने वालों का, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटेड का, किसका भैया? प्रेजेंट एंड वोटेड का आधे से एक अधिक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि लोकसभा में 543 लोग हैं, जिसमें क्या है, 400 लोग प्रेजेंट हैं और 400 लोग प्रेजेंट हैं और 400 लोग वोट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समय वोटिंग चल रही है उसमें बाहर गए हैं सुट्टा पीने। ठीक है, तो उसमें वोट भी कर रहे हैं, तो बाई 2+1। ठीक है, 201, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, यानी इसे हम सामान्य बहुमत बोलेंगे। तो सामान्य बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है? तो मनी बिल आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो मनी बिल को पारित होने में सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल को पारित होने में सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, देखो हमारे भारत देश में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक 352 जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, एक 356 जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एक 360 जिसे आप फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये जितनी भी इमरजेंसी है सबको संसद में अप्रूव भी होना है। अगर ये पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हो रही है तो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है,
तो 352 के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है संसद में अप्रूव होने के लिए, 356 के लिए सामान्य बहुमत चाहिए होता है, 360 के लिए सामान्य बहुमत चाहिए होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की स्वीकृति और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एज वेल एज अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, यानी 356 के अप्रूवल के लिए भी साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, 360 वित्तीय आपातकाल के अप्रूवल के लिए भी साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा में, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव आता है, 14 डेज की सूचना देकर फिर राज्यसभा में प्रस्ताव आता है और राज्यसभा में इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करते हैं, यानी राज्यसभा में इसके लिए प्रभावी बहुमत चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या है अभी थोड़ी देर में आप लोग सीखेंगे। और फिर राज्यसभा में जब ये पास हो गया तब ये लोकसभा जाता है और लोकसभा में इसके लिए सामान्य बहुमत चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, लोकसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, धन विधेयक, साधारण विधेयक, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में सहमति जो लेते हैं वो सामान्य बहुमत से ली जाती है। तो इनके लिए मेरे भाई साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, यानी सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग हमारे भारत देश में होता है। प्रभावी बहुमत का मतलब है तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत, यानी तत्कालीन सदस्यों का, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ ऑल। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स नहीं बल्कि तत्कालीन, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ करंट मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ करंट यानी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, जिसे कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटेड। प्रेजेंट एंड वोटेड का आधे से एक अधिक, कहने का अर्थ ये है कि प्रेजेंट एंड वोटेड का आधे से एक अधिक मीन्स कि मेरे भाई, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट एंड वोटेड कहा, गलत निकल गया मुंह से, प्रेजेंट एंड वोटेड का आधे से एक अधिक तो आप सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने पहले भी आपको बताया, टोटल माइनस वैकेंट बाई 2+1। कुछ सोच रहे थे, कुछ निकल गया, कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, कहीं और आदमी ध्यान दे रहा होता है और मुंह से निकल जाता है, तो उस पर जज्बाती मत होना। प्रभावी बहुमत का मतलब है तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत। तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत मीन्स करंट जो मेंबर हैं उनका कुल बहुमत, ठीक है, टोटल माइनस वैकेंट बाई 2+1, कुल सदस्य संख्या माइनस वैकेंट, वैकेंट और अपसेंट में अंतर होता है, ध्यान रखना। अपसेंट का मतलब है कि भाई नहीं आए हैं, मिलने गए हैं, अपसेंट हैं, डेट पे गए हैं। लेकिन खाली का मतलब होता है मृत्यु होने पर खाली होती है, रिजाइन कर दिए हैं तब सीट खाली होती है, हटा दिया गया है तब सीट खाली होती है। तो जैसे मान लो कि राज्यसभा में 245 सीट होती है, मान लीजिए 5 सीट खाली है, तो कितना हो गया 240 बाई 2+1, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल कुल संख्या माइनस रिक्ति बटे 2 धन 1, इसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, यानी इसे प्रभावी बहुमत कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है भाई, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, जो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, लोकसभा के स्पीकर को हटाने में, डिप्टी स्पीकर को हटाने में, यानी रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने में, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को हटाने में, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में, राज्यसभा में जब प्रस्ताव पारित होता है, लोकसभा में नहीं, लोकसभा में तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में जब प्रस्ताव पारित होता है तब, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं पूर्ण बहुमत, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कुल सदस्य संख्या, जैसे 543 बाई 2+1, इसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, इसका प्रयोग होता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कहते हैं ना कि भाई पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। सरकार बनने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और मेरे भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार बनने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी, सरकार बनने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी यानी बहुमत के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सरकार को बनाने के लिए बहुमत का सिद्धांत का प्रयोग होता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी का प्रयोग होता है, ठीक है।
डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी यानी मीन्स बहुमत का सिद्धांत। और बहुमत का सिद्धांत ये कहता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप बहुमत एंजॉय करते हैं, ठीक है। और सरकार किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन की सरकार तभी होगी जब लोकसभा के 543 सीटों का आधे से एक अधिक उसके पास होगा। एक पार्टी के पास है तो एक पार्टी की गवर्नमेंट, एक से अधिक पार्टियां मिलकर बना रही हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है उसे अब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। ये सरकार फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए, सरकार बनाने के लिए अब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता हमारे भारत देश में होती है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी स्पेशल मेजोरिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे आप समझिए, एक स्पेशल मेजोरिटी ये है, टोटल का 2/3, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3, टोटल का 2/3। इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? इसका प्रयोग मात्र एक जगह हमारे भारत देश में होता है, और आपको मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 61 यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग में, राष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है ना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन के दोनों सदनों में टोटल के 2/3 से पारित होना होगा। एक प्रकार ये है आपका। अब इसको क्लासिफिकेशन आपको समझाने के लिए किया गया है, ये मत समझ लीजिएगा तीन प्रकार तीन प्रकार तीन प्रकार रट रहे हैं भैया हमारे, ठीक है। आपको समझाने के लिए क्लासिफिकेशन हुआ है किताब में भी, और मैं भी आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक। स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप ये होता है कि टोटल बाई 2+1, कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, ये तो होना ही चाहिए, प्लस जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3, यानी कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, यानी कुल संख्या जो सदन की है, सदन का जो टोटल नंबर है, कुल संख्या जो है बाई 2+1, ये तो जरूरी ही है। कुल सदस्य संख्या का बाई 2+1 ये तो जरूरी है, और उसके साथ साथ जो लोग उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3, ठीक है। और ये जो संख्या है ये इससे बड़ी होनी चाहिए। ये है विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में इसका प्रयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में इसका प्रयोग होता है, हाई कोर्ट के जज को हटाने में इसका प्रयोग होता है, सीएसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में इसका प्रयोग होता है, सीएजी को इसका हटाने में इसका प्रयोग होता है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे? एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप नहीं समझे हैं तो। देखिए, कुल सदस्य संख्या बाई 2+1 ये होना ही चाहिए। मेन है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, जो लोग प्रेजेंट हैं यानी उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3, और ये संख्या इससे ज्यादा। जानते हो इसको क्यों लगाया गया? इसको यूं लगाया, इसलिए लगाया गया कि भाई प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 अकेले अगर लिख देते तो मान लो 60 लोग आए हैं, तो अब 60 लोग आए हैं उसमें संविधान संशोधन कर देंगे, क्योंकि सदन को चलने के लिए, लोकसभा को चलने के लिए अगर 55 लोग हैं तो लोकसभा चल जाएगी, है ना। राज्यसभा को चलने के लिए अगर 25 लोग हैं तो राज्यसभा चल जाएगी। तो ऐसे मात्र 55 लोग आए हैं तो 55 के 2/3 ऐसे करके तो संविधान बदल दोगे आप। इसीलिए ये कहा गया कि प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 और ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका। दूसरा एक होता है विशेष बहुमत, जिसमें सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का सिर्फ 2/3, प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये यूज होता है 249 में और 312 में। 249 312 आप नहीं जानते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। 249 ये है कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, हमारे भारत देश में विषयों का बंटवारा किया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। तो ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाता है उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर संसद को अगर कानून बनाने का अधिकार देना है, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को अगर कानून बनाने का अधिकार देना है, तो राज्यसभा को यह शक्ति है कि राज्यसभा अपने यहां अगर प्रस्ताव पारित कर दे इस बहुमत से, तो संसद को अधिकार मिलता है।
इसको आगे चल के पढ़ेंगे। अब 312 क्या है, ये अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड है। अखिल भारतीय सेवा मतलब समझते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो केंद्र राज्य दोनों के लिए होती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट यानी वन सेवा। वैसे ही अगर कोई और अखिल भारतीय सेवा बनानी है, यानी कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनानी है, तो राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा अगर इस बहुमत से पारित कर दे और संसद को अधिकार दे दे तो संसद ऐसा कर सकती है। तो ये है आपका स्पेशल मेजोरिटी। एक में आपने देखा कुल का 2/3, ये राष्ट्रपति के महाभियोग में। एक में आपने देखा कि प्रेजेंट है नोटेड, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। 368 संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीईसी, सीएजी को हटाने में। ये आपने देखा 249 312 में उपस्थित और मतदान करने वालों का क्या, 2/3। आई होप अब आप इसे समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत आपका नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक्स पर। अगला है आपका कुछ इंपॉर्टेंट मोशन। आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में। इंपॉर्टेंट मोशंस यानी महत्वपूर्ण प्रस्ताव। प्रस्ताव एक ऐसी युति है जो संसद को गति देते हैं, यानी प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चलती है, जिसके माध्यम से संसद को गति प्रदान होती है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मोशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसे प्रिविलेज मोशन के नाम से जानते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन। तो देखो, संसद के सदस्यों का अपना प्रिविलेज होता है संसद के भीतर। अगर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, तो ये प्रस्ताव मंत्रियों के खिलाफ लाया जा सकता है, यानी मंत्री के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी का, किस बात के लिए, मंत्रियों की निंदा करने के लिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। संसद के किसी सदस्य ने पूछा किसी मंत्री से कि एक बताइए कि अभी करंटली नॉर्थ ईस्ट में कितनी ट्रेनें चल रही हैं जो दिल्ली से जाती हैं। उन्होंने बताया 10, रेलवे मिनिस्टर ने। लेकिन आप गए ढूंढ के ले आए, आप पूरा डेटा लेके आए 11। उन्होंने आपको गलत जानकारी दी, गलत जानकारी दी तो सही जानकारी पाना आपका अधिकार है ना। और उन्होंने अगर आपको गलत जानकारी दी तो इसका मतलब विशेषाधिकार का हनन हुआ। तो ऐसे में मंत्री को क्रिटिसाइज करने के लिए, मंत्री की निंदा करने के लिए आप प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हैं। आप मतलब सदस्य प्रिविलेज मोशन लेके आ सकता है। तो भैया, यदि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है, यदि संसद के सदस्यों के प्रिविलेज का वायलेशन होता है, तो ऐसे में मंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों की निंदा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम प्रिविलेज मोशन के नाम से जानते हैं, यानी उसे हम विशेषाधिकार प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे आते हैं अगले प्रस्ताव पर। अगला है आपका, जिसे आप कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब ये है भाई कि संसद का लोक महत्व के मुद्दे पर, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का कोई मुद्दा है, लोक महत्व का कोई मुद्दा है, ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक, तो ऐसे मुद्दे पर सदन का या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जनता के हित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे हम कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन ये इंडियन इनोवेशन है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि शून्यकाल भारतीय नवाचार है, ठीक है, भारत में ही पैदा हुआ, वैसे ये भी इंडियन इनोवेशन है और 1954 से इसकी शुरुआत हुई। ये भारतीय नवाचार है। लोक महत्व के मुद्दे पर, लोक महत्व का कोई अर्जेंट इशू है, लोक महत्व का कोई तत्कालीन मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं, यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं। अगला है आपका एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन का भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी ध्यानाकर्षण में पढ़ा कि भाई सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। एडजर्नमेंट मोशन और कॉलिंग अटेंशन मोशन में कुछ डिफरेंस है। जैसे ध्यानाकर्षण में ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सदन में जो चल रहा है उसे बंद करने के लिए नहीं कहा जाता। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब यह है कि भाई बाकी जो आप प्रोसीडिंग चला रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए। सदन की बाकी कार्यवाही, सदन की चल रही प्रोसीडिंग को बंद करके इस मुद्दे पर चर्चा करिए जो हम लेके आए हैं। इसका नाम स्थगन प्रस्ताव है। नाम स्थगन प्रस्ताव इसीलिए है क्योंकि नाम स्थगन प्रस्ताव इसीलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा बंद करो, सब बंद करो, जो हम कर रहे हैं वो चलाओ लालू जी की आवाज में। मतलब सारा जो प्रक्रिया चल रही है वो आप बंद करिए और इस पर चर्चा करिए।
जो लेकर आए हैं, ठीक है, ऐसा मुद्दा जो लोक महत्व का हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, ऐसा मुद्दा जो अर्जेंट हो, उस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन पर चर्चा कराने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, अगर चलेगा तो इसमें न्यूनतम 2.5 घंटे की चर्चा होती है, यानी मिनिमम इसमें 2.5 घंटे की चर्चा जरूरी होती है। लोक महत्व के मुद्दे पर ही लाया जा सकता है, अर्जेंट मुद्दे पर ही लाया जा सकता है। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है, बस इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, यानी 50 सदस्यों का समर्थन इस प्रस्ताव को लाने के लिए चाहिए। क्यों प्रस्ताव सदस्य 50 सदस्यों का चाहिए? कि कोई भी मुंह उठा के न पहुंच जाए, चलो चलो स्थगन प्रस्ताव चलाओ, ठीक है, क्योंकि सीरियस इशू हो, गंभीर मुद्दा हो, इसीलिए कहा जाता है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, ठीक है। अब यहां एक बात समझिएगा कि आजकल एक सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें एडजर्नमेंट मोशन नहीं आएगा। सवाल ये है, कौन से मामले हैं जिनमें नहीं आएगा? तो ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो, जो न्यायालय में क्या हो, ऐसे में मामले जो न्यायालय में पेंडिंग हो, जो न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मामले जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक है, पहले चर्चा हो चुकी है, ऐसे अगर कोई मामले हैं तो वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं उठाए जा सकते। ऐसे मामले जो किसी दूसरे प्रस्ताव से लाए जा सकते हैं, जो दूसरे प्रस्ताव से लाए जा सकते हैं, प्रस्ताव से लाए जा सकते हैं, वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं आएंगे। ऐसे मामले जो लोक महत्व के, पब्लिक इंपॉर्टेंस और तात्कालिक, तात्कालिक यानी अर्जेंट, लोक महत्व के और तात्कालिक न हो, ठीक है, लोक महत्व के और तात्कालिक न हो, ऐसे नहीं लाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मामले जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं भैया? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं, उन मामलों को भी नहीं उठाया जा सकता। यानी ऐसे मामले जो पेंडिंग हैं, जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है, जो दूसरे प्रस्ताव से लाए जा सकते हैं, जो लोक महत्व के और तात्कालिक हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से जुड़े हैं, इन मामलों पर ध्यान रखिएगा, ये ऐसे मामले हैं जो स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाए जा सकते हैं। और स्थगन प्रस्ताव के लिए को लाने के लिए मिनिमम 50 सदस्यों का समर्थन होना क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पढ़ाया था आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी सरकार तभी तक है जब तक उसका बहुमत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में बहुमत गयो तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाता है, यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ जाता है? इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्थापित करने का हथियार है। यदि अपोजिशन को ऐसा लगता है, विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, या सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है, संसद के सदस्यों का, लोकसभा के मेंबर्स का जो बिलीव है, लोकसभा के मेंबर्स का जो विश्वास है, वो सरकार से उठ गया है, तो विपक्ष एक प्रस्ताव लेकर आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है कि भाई सरकार गिरा दिया जाए, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्यों इस्तीफा देना पड़ जाता है, समझिए जरा सा। आप जानते हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में आपने पढ़ा है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है। अगर बहुमत गयो तो पूरी की पूरी सरकार गयो। एक मंत्री गया, पूरी सारे मंत्री गए, सारे मंत्री गए, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अगर गया तो। इसीलिए इसी अगर लोकसभा में बहुमत है तो मंत्रिपरिषद है, अगर लोकसभा में मेजोरिटी गई तो सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मेरे भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन की यदि आप बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की यदि आप बात करें, तो अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। सिर्फ लोकसभा में इसलिए लाया जाता है क्योंकि भाई लोकसभा में ही बहुमत दिखाना है सरकार को, और कहीं नहीं दिखाना है, तो सिर्फ लोकसभा में।
इसे लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्यों का समर्थन इसीलिए चाहिए कि कोई भी मुंह उठा के न पहुंच जाए और सरकार का और संसद का टाइम खराब करे। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए लाने के लिए, ध्यान रखिएगा, लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। साल भर में 2 ही बार लाया जा सकता है। इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री रही हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आएगा, 50 सदस्यों के समर्थन के साथ आएगा। ठीक है, यदि पारित हो गया, यदि पास हो गया, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि क्या हो गया, यदि पारित हो गया, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ जाएगा, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, यानी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों क्यों रिजाइन करना पड़ जाएगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि भाई अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इससे ये समझ आएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो कैसे रह सकती है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि अपोजिशन लेके आता है यदि उसे लगता है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और अगर पारित हो गया तो एक मंत्री नहीं, सारे के सारे मंत्रियों को, यानी सारे के सारे मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ जाएगा। और ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। ठीक है, तो दिस इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसे हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा आपका इसी का उल्टा है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या है भैया, ये सरकार लेकर आती है। ठीक है, गवर्नमेंट लेकर आती है। सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, सरकार टू प्रूव द मेजोरिटी, टू प्रूव द मेजोरिटी यानी बहुमत सिद्ध करने के लिए, सरकार बहुमत सिद्ध करने के लिए यानी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए जो प्रस्ताव लेकर आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मेरे भाई विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कभी कभी क्या होता है कि जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत साबित करने के लिए कहता है। ठीक है, कि लोकसभा में बहुमत दिखाइए। या बीच में ही अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग गया कि सरकार में कुछ उथल पुथल है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, मंत्री आपस में ही एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को घसीटे पड़े हैं, हाँ, अपोजिशन गया राष्ट्रपति के पास, मिला, हेलो महामहिम जरा इनसे कहिए मेजोरिटी दिखाए, हमको लग रहा है नहीं। तो सर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई मेजोरिटी दिखाइए। तो सरकार जब अपना बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आती है तो उसे विश्वास प्रस्ताव कहते हैं, बहुमत दिखाने के लिए। और अगर ना पारित हुआ तो, ना पारित हुआ तो, अगर पारित हो गया तो इसका मतलब सरकार के पास मेजोरिटी है। और अगर ये ना पारित हुआ, इसका पारित होना जरूरी है। जैसे नो कॉन्फिडेंस में आपने कहा था कि पारित हो गया तो सरकार जाएगी, और ये अगर ना पारित हुआ तो सरकार जाएगी। अगर ये ना पारित हुआ, कौन लेके आ रहा है, गवर्नमेंट लेके आ रही है। किस लिए लेके आ रही है, मेजोरिटी दिखाने के लिए लेके आ रही है। तो अगर ना पारित हुआ तो पूरी की पूरी सरकार को क्या देना पड़ जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा अगर ये ना पारित हुआ तो। क्लियर है। इसके बाद एक प्रस्ताव और होता है जिसे आप निंदा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, सेंशर मोशन के नाम से जानते हैं मेरे भाई। निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने के लिए, सरकार की नीतियों को निंदा करने के लिए, मंत्रियों की नीतियों को क्रिटिसाइज करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, निंदा प्रस्ताव और नो कॉन्फिडेंस मोशन में कुछ अंतर से रिलेटेड सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने कई बार सवाल बनाया है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आपने पढ़ा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाएगा, अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्यों लाया जाता है, ये सरकार के बहुमत को चेक करने के लिए लाया जाता है, बहुमत परीक्षण के लिए यानी मेजोरिटी एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है। अगर ये पारित हो गया, अगर ये पास हो गया मेरे भाई, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ जाएगा। अगर ये पारित हुआ तो एक मंत्री नहीं, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, यानी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये आपने देखा ना। ठीक है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। वहीं अगर आप निंदा प्रस्ताव की बात करें तो निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, ये मंत्रियों की नीतियों को क्रिटिसाइज करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, क्रिटिसाइज नीतियों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। इसके लिए अगर ये पारित हुआ तो इसके लिए भले मंत्री माफी मांग ले, लेकिन इसके लिए सरकार को रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को रिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है जिस पर यूपीएससी ने कई बार सवाल बनाए हैं, समझिएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए
नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए कारण बताने की आवश्यकता है। ये भी एक डिफरेंस होता है किसमें, सेंशर मोशन में और नो कॉन्फिडेंस मोशन में। क्लियर बात। तो एक बार फिर से सुनिए, निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए लाया जाता है, एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन सेंशर मोशन पास हो गया तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका भाई थैंक यू मोशन यानी धन्यवाद प्रस्ताव। तो देखिए धन्यवाद प्रस्ताव क्यों आता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति का संबोधन यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस, इसमें हम ये देखते हैं भाई कि राष्ट्रपति के संबोधन में राष्ट्रपति दो बार सदन को एड्रेस करता है। एक, आम चुनाव के बाद का जो पहला सत्र है, आम चुनाव के बाद का आम चुनाव के बाद का पहला सत्र, बाद का पहला सत्र यानी फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, पहला। और दूसरा, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। आम चुनाव के बाद का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति मेरी सरकार शब्द का प्रयोग करता है, माई गवर्नमेंट वर्ड का यूज करता है, और सरकार की नीतियों के बारे में बातचीत करता है, सरकार की नीतियों का बखान करता है, मेरी सरकार शब्द का प्रयोग करता है। और ये संबोधन, ये भाषण राष्ट्रपति का स्वयं का भाषण नहीं है, बल्कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा यानी मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति के इसी संबोधन पर थैंक यू कहने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद का सत्र, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन भाई, प्रत्येक आम चुनाव के क्या, बाद का सत्र, आम चुनाव के बाद का जो सत्र होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, ये संबोधित किया जाता है। और दूसरा दूसरा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, पहला सत्र ये संबोधित किया जाता है, ठीक है। और इसी संबोधन पर सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना जरूरी है। अगर लोकसभा में ये पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर सकती है। क्यों भाई? क्योंकि भाई लोकसभा में अगर नहीं पारित हुआ तो इसका मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर लोकसभा में नहीं पारित हुआ तो उससे ये जाहिर होगा कि सरकार के पास मेजोरिटी यानी सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो इसलिए इसे लोकसभा में पारित होना जरूरी है। अगर नहीं पारित हुआ तो ये सरकार की हार मानी जाएगी, इससे सरकार गिर सकती है। क्लियर है बात? समझ गए आप या नहीं? ये जितने मोशन है आपने समझा। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात हम लोगों ने की। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लोगों ने देखे? हम लोगों ने देखा धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे आप थैंक यू मोशन कहते हैं। ये सरकार की नीति को क्रिटिसाइज करने के लिए यानी सरकार की नीतियों का बखान करने के लिए लाया जाता है। दूसरा, नहीं माफ करिएगा भाई, सरकार की नीतियों का बखान जो राष्ट्रपति ने किया है
उस पर थैंक यू करने के लिए, यानी राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे को हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। किसको धन्यवाद कर रहे हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को थैंक यू कहने के लिए, यानी राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो थैंक यू मोशन है आपका। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा? स्थगन, सारी कार्यवाही बंद करो और लोक महत्व के मुद्दे पर 2.5 घंटे की चर्चा करो, इसके लिए आपका स्थगन प्रस्ताव है, ये आपने पढ़ा। ठीक है। प्लस ध्यानाकर्षण, सदन का ध्यान लोक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे आप कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। निंदा, सरकार की नीतियों को निंदा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे आप निंदा प्रस्ताव कहते हैं। विश्वास, कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार जब बहुमत को दिखाने के लिए जो प्रस्ताव लाती है, बहुमत प्रूव करने के लिए जो प्रस्ताव लाती है उसे हम विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। विपक्ष जब सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए जो प्रस्ताव लाता है उसे को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस हैं जो आपने देखे। ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सत्र कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर फ्री। एक तो आपकी ये क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे 8 बजे, जिसे आप अभी देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत सीरीज, इसमें पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। एक क्लास चलती है 20 मिनट शो सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आपका 20 मिनट शो चलता है, और सुबह 7 बजे जो आपका 20 मिनट शो चलता है उसमें 4 सवालों के साथ मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए रिलेवेंट हैं, ऐसी 40 बातें जो उस एग्ज़ाम में संभावित हो सकती हैं। तो इन दोनों क्लासेस को अगर आप करते हैं तो 2 ढाई महीने में आपका पॉलिटी एकदम तैयार हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। साथ ही साथ मेरे भाई, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस के अपडेट्स यहाँ आपको मिलते रहते हैं। ठीक है। और कोई भी नई क्लास आएगी, कोई भी नई सीरीज शुरू होगी तो यहाँ आपको जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम पेज है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं मेरे भाई, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। एक ऐसा प्रोग्राम है। ये एक फाउंडेशन बैच है, पूरा का पूरा आपको फाउंडेशन डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ऐड है। आरंभ में 2 तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड होता है, एक आपका प्लेटिनम होता है। गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस क्या है? गोल्ड में आपको 1100+ घंटे की क्लास मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, 2 साल की वैधता, और करंट अफेयर की मैगजीन। इतना गोल्ड में मिलता है। तो गोल्ड उनके लिए है जिनको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है बस। दूसरा प्लेटिनम, प्लेटिनम उनके लिए जो बिगिनर हैं, जो कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्लेटिनम उनके लिए है जो किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा बाकी सब कुछ स्टडी आईक्यू से ही प्राप्त करना चाहते हैं। प्लेटिनम में गोल्ड वाले सारे फीचर मिलते हैं, यानी 1100+ घंटे की क्लास, करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप, ये तो मिलती ही है। साथ ही साथ प्लेटिनम में 4 साल की वैलिडिटी, एक फाउंडेशन कोर्स, एक एनसीईआरटी कोर्स, एक प्री का कोर्स, एक एमसीक्यू कोर्स, एक मेंस का कोर्स, रिकॉर्डेड मोड में आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये है प्लेटिनम। इस समय हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 50% डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो ये कोड लगाइए, VL लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो फीस होगी गोल्ड की वो 9,999 और प्लेटिनम की 16,999 रुपये हो जाएगी। ठीक है। कोड है VL लाइव। ठीक है। कैसे आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, कहाँ आप ये ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भाई, तो यहाँ जाइए आप स्टडी आई के ऊपर, www.studyaiku.com पर आप जाइए और यहाँ आप देखेंगे पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर जाइए, स्टेट पीसीएस पर, उत्तर प्रदेश पर जाइए। उत्तर प्रदेश पर जब आप गए तो उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आप ये देखेंगे मेरे भाई, यहाँ क्लिक करिए आप। गोल्ड और प्लेटिनम 2 तरह के कोर्सेज हैं, पढ़िए आराम से क्या क्या लिखा हुआ है। 9289996923 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस पर कॉल करके पूरी काउंसलिंग लीजिए, फिर बाई नाउ पर जाइए, कोड लगाइए और कोर्स में एनरोल करिए। कोड हर फैकल्टी का अपना अलग अलग होता है, अब आपकी श्रद्धा है, आप जिसका चाहें उसका कोड लगा सकते हैं। ठीक है। इससे आपका एक प्रेम जाहिर होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।